नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित हुई नीति आयोग की बैठक। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास और नीतिगत सुधारों पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ मिलकर नई चुनौतियों का सामना करना होगा। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के सदस्यों से सुझाव मांगे और कहा कि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि योजनाएं प्रभावी और सफल हो सके। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सरकार ने नीति आयोग की बैठक को लेकर इस बार काफी कसरत की है। नीति आयोग की बैठक से उत्तराखंड राज्यों को उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर राज्य के प्रस्ताव पर मोहर लगती है तो फिर उत्तराखंड में जो विकास का पहिया है और तेज गति से घूमता हुआ नजर आएगा। साथ ही जनता को भी भरोसा होगा कि डबल इंजन की सरकार का लाभ उन्हें तेज गति से मिलने वाला है। कांग्रेस ने भी उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि अब तो राज्य सरकार को भी केंद्र में पुरजोर पैरवी करनी चाहिए, जिससे राज्य को ग्रीन बोनस मिल सके। कांग्रेस ने कहा कि पूर्व में सरकारों ने दावे और वादे बहुत किए थे, लेकिन पूरा करने में असफल रहे। तो आज नीति आयोग की बैठक हुई और नीति आयोग की बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और उत्तराखंड को नीति आयोग की बैठक से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। आपको बता दें, कई दिन पहले वित्त आयोग की टीम भी उत्तराखंड के दौरे पर रही और सीएम धामी के काम को भी सराहा। और अब की बार नीति आयोग में जो थीम रखी गई, विकसित राज्य विकसित भारत 2047 तक, ये संकल्प पूरा करना है और उसी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल हुए। तो आज नीति आयोग की बैठक हुई नई दिल्ली में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल हुए और नीति आयोग की बैठक से उत्तराखंड को भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और हाल ही में वित्त आयोग की टीम भी उत्तराखंड पहुंची थी और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से गरिमा दसोनी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से रविंद्र वाल्मीकि जी हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र वाल्मीकि जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई है, क्या कुछ उम्मीदें हैं उत्तराखंड राज्य की? हाँ, देखिए, जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, तब से ही पूरे देश भर में समान रूप से नीति आयोग के तहत होने वाले विकास को और प्रदेश में होने वाली संभावनाएं कि हम कैसे अपने प्रदेश को विकसित कर सकते हैं या अपने प्रदेश का विकास कर सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट लेके सभी मुख्यमंत्री और उनके अधिकारीगण जब जाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और ठीक है, सरकार से केंद्र से अपने लिए, अपने प्रदेश के लिए ऐसी योजनाओं को लेकर जो है एक प्रारूप दिखाते हैं, जिससे कि उस अपना प्रदेश जो है और विकसित और विकासशील हो सके। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से माननीय धामी जी का भी संकल्प है कि आने वाला समय जो है प्रदेश राष्ट्र में अपनी भी सेवा दे सके, उत्तराखंड भी एक अपनी जीडीपी दे सके, अपना हिस्सेदारी दे सके इस देश को जो है प्रगतिशील बनाने के लिए, इस देश को एक उदार और एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना योगदान दे सके। इसी को लेकर माननीय धामी जी के नेतृत्व में आज एक मंडल गया है, जो आगे पता लगेगा इसमें कि क्या क्या नहीं। तो अभी अगर उत्तराखंड सरकार की बात करें तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से उत्तराखंड के विकास के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? क्या कुछ यहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेकर दिल्ली पहुंचे, क्या कुछ आगे की रणनीति है? कुछ तो जानकारी होगी।
देखिए, मोटा मोटा तौर पे तो सारी चीजें लगभग सभी पब्लिक डोमेन में है कि जैसे कि इस प्रदेश में सबसे बड़ा आर्थिकी का जरिया तीर्थाटन और पर्यटन है। इसको लेके और ज्यादा कैसे विकसित कर सकते हैं हम अपने तीर्थाटनों को, पर्यटनों को, और इसके साथ साथ जो वेलनेस के एक लंबे समय से एक बात चल रही है कि वेलनेस हब बनाया जाए इस प्रदेश के अंदर। इस तरीके के जो वेलनेस सेंटर एक बड़े स्तर पे बनाए जाए, जिससे कि देश भर के एक लोग जो है यहाँ पे अपने आप को आके यहाँ पे एक अच्छा महसूस कर सके। उसको लेके कहीं ना कहीं चल रहा है कि जिससे कि इस प्रदेश की आर्थिकी में और ज्यादा योगदान कहीं ना कहीं बन सके। ठीक है, तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गरिमा जी, नीति आयोग की बैठक हुई और जो बैठक की थीम थी वो थी विकसित राज्य विकसित भारत 2047। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो मौजूद रही, लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्री गायब भी दिखाई दिए। गरिमा जी। जी पुष्पेंद्र जी, देखिए, एक तरफ तो जहां रविंद्र जी ने ये कहा कि विकास की नदियां बह रही हैं और ये 10वां नीति आयोग की बैठक है और नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से तो विकास चारों तरफ इतना हो रहा है, दूध और दही की नदियां बह रही, राम राज्य चल रहा है। मेरा सवाल इनसे ये है, अगर उत्तराखंड में इतना विकास इन्होंने किया होता तो आज इनको पुराने हमारे समय में बने हुए 4 स्टेडियम्स के नाम बदलने पड़ते। इनको मतलब अपना कोई मील का पत्थर ये रखेंगे नहीं, अपना कोई विकास ये करेंगे नहीं, अपना कोई बच्चा ये पैदा नहीं करेंगे, नामकरण इनको दूसरों के बच्चों का रखना है। तो कहीं ना कहीं देखिए, 18 से 19 नाम अभी हाल ही में आपने सुना होगा जो उत्तराखंड सरकार में बदले, जिसमें मियांवाला पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई। आपको ध्यान होगा कि सारे जो है उस तरह के नाम बदले गए और कोई सावरकर, कोई गोवलकर के नाम पर। मतलब यहाँ हमारे उत्तराखंड में इतने गौरवशाली पुरुष हैं, इतने इतिहास पुरुष हैं, हमारे अपने इंद्रबनी बडोनी से लेकर तमाम लोगों तक, सुंदरलाल बहुगुणा तक, लेकिन उनके नाम पर नाम नहीं बदली करा गया और अपनी मनमर्जी से कांग्रेस के टाइम पर रखे हुए नाम या अंग्रेजों के रखे हुए नाम सारे बदल डाले गए। अब ये 4 स्टेडियम हमने बनाए थे उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो राजीव गांधी स्टेडियम हो, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, चाहे हल्द्वानी का स्टेडियम हो, वो सारों के नाम बदल दिए इन्होंने। तो ये विकास की गंगा है। आपके वहाँ लगातार भ्रष्टाचार पनप रहा है, विकास आपने कुछ नहीं किया, और जो थोड़ा बहुत आपने रोड या एयरपोर्ट में काम भी किया तो वो छत टपक रही है। आप नए संसद भवन को देख लीजिए, 6 महीने के अंदर संसद भवन टपकने लग गया। आपके हाईवेज, आपके एक्सप्रेसवेज टपकने लग जाते हैं, आपके पुल जो आप बनाते हैं वो मतलब उनकी गुणवत्ता इतनी खराब है। मोरबी का पुल आपको याद होगा, महाराष्ट्र में तो कहीं ना, गुजरात में तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ उत्तराखंड की दरकार आज से नहीं। हमारी तो प्रॉब्लम क्या है ना पुष्पेंद्र जी, दौरे हमारे वहाँ खूब होते हैं लोगों के, लेकिन लास्ट में ठेंगा दिखा दिया जाता है। कोई प्रधानमंत्री जी कम बार आते हैं उत्तराखंड, कोई गृह मंत्री जी कम बार आते हैं उत्तराखंड, खूब आते हैं, और कभी कहते हैं गंगा मैया ने बुलाया है, कभी कहते हैं केदार बाबा ने बुलाया है, कभी कहते हैं मैं यहीं का बेटा हूँ, कभी कहते हैं मेरा उत्तराखंड से बहुत पुराना नाता है। देते क्या है हमको? हम पूरे उत्तरी भारत को ओजोन कवर देते हैं, हम पूरे नॉर्थ इंडिया को फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, 70% से ज्यादा हम वन आच्छादित प्रदेश हैं। हमारे वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लग पाती, मिल्स नहीं लग पाती, हमारे युवाओं को के हाथों को काम नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे ऊपर कभी फॉरेस्ट एक्ट लग जाता है, कभी एनजीटी का डंडा लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जो हमारे ऊपर प्रतिबंध है वन आच्छादित प्रदेश होने की वजह से, वो हमारे विकास को अवरुद्ध करते हैं। और जब विकास को अवरुद्ध करते हैं तो हम दरकार करते हैं, हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि पर्यावरणीय क्षेत्र में जो हमारे प्रदेश का योगदान है, पेड़ों को संरक्षित करने के लिए, ग्रीनरी बनाए रखने के लिए, फ्लोरा एंड फौना के संरक्षण के लिए, तो उस दिशा में हमको ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। हमें ग्रीन बोनस नहीं दे रहे हैं, ये पिछले 12-13 साल से केंद्र में बैठे हैं। हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते, हमें औद्योगिक पैकेज नहीं देते, और आप देखिए हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देते। पुष्पेंद्र भाई, आपके माध्यम से जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी, और भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहती हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हैं, हिमालयी राज्य हैं, उनकी भौगोलिक विषमताएं बिल्कुल हमारे जैसी हैं, लेकिन केंद्रीय बजट में उनके लिए तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। हिमाचल प्रदेश के लिए तो है, लेकिन उत्तराखंड के लिए नहीं है। और उस उत्तराखंड के लिए नहीं है जिसके वहां हर दूसरे महीने कोई ना कोई आपदा आई रहती है। आप देखिए, भू धसाव हमारे वहाँ, भूकंप हमारे वहाँ, अतिवृष्टि हमारे वहाँ, ओलावृष्टि, बादल फटना, कौन सी घटना हमारे वहाँ नहीं होती।
तो हर डर के और नहीं, भय के बिल्कुल साए में बिल्कुल हम लोग बिल्कुल सही यहाँ बात है जीने को गरिमा जी, मजबूर रविंद्र जी, हैं, क्योंकि लेकिन ये हमको तो सोचने कंपन वाली बात है, लेना क्योंकि पड़ेगा। अभी अगर विकास के मामले में उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है और कुछ प्रोजेक्ट सीएम धामी के पास भी है, उनको लेकर भी पहुंचे होंगे, लेकिन जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है वो यही निकल के आती है कि जो हिमालयी क्षेत्र हैं और जो मैदानी क्षेत्र हैं, क्योंकि अगर हिमालय क्षेत्र में नुकसान होता है तो उसका मैदानी क्षेत्र के हिसाब से कम 4 गुना ज्यादा भरपाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने भी मुआवजा नीति में ये थोड़ा सा बदलाव करने की बात कही थी। अब देखिए पुष्पन भाई, मैं आपसे ये कहूं कि ठीक है, गरिमा बहन ने हमारे बताया कि 7 सिस्टर है, मैं ज्यादा उसका बारे में तो नहीं बता सकता आपको, कि मैं अपने इस प्रदेश के बारे में बता सकता हूँ, जितना पढ़ा है मैंने इसमें, इसके आधार पे जरूर बता सकता हूँ कि 7 सिस्टर, मणिपुर, मेघालय, ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं, उस समय सबको पता है कि किस तरीके का विकास हुआ वहां पे। विकास नाम पे कुछ नहीं हुआ। आज जिस प्रकार से इस प्रदेश का विकास हो रहा है, इस प्रदेश को का विकास के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। यहाँ पे लोगों के आने की, लोगों को उत्तराखंड में घूमने की, तीर्थाटन करने की जिस प्रकार से ब्रांडिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं तो दर्शाता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो सुविधा बनाने का तरीका दिया है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात का उदाहरण दूंगा, इसी से आप बात समझिएगा। देहरादून जैसे शहर में, हाँ, अभी मेरी बहन ने कहा कि नाम बदलने का काम अंग्रेजों द्वारा बिल्कुल बदलेंगे, अंग्रेजों द्वारा, मुगलों द्वारा जो नाम रखे गए हैं उनको बिल्कुल बदला जाएगा। हम अपने यहाँ के, अपने वीरों के, अपने वीर पुरुषों के, महान क्रांतिकारियों के नामों पे जगहों का नाम रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं, देखिए छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको बात बताऊं कि देहरादून जैसे शहर में जब हम सहारनपुर की तरफ से एंट्री करते थे तो एक सुरंग होती थी 2016 से पहले तक, 2014 की बात करें, उस पे भी डाक काली मंदिर पे, उस पे भी घंटों जाम करके हमें जाना पड़ता था। अगर हमें यहाँ पे एक लग्जरी गाड़ी चाहिए होती थी ना, जो शोरूम के लिए आती थी, तो वो सहारनपुर में उतरती थी, यहाँ पे आ भी नहीं सकती थी, क्योंकि बड़े ट्रक जो होते थे, कंटेनर जो होते थे, वो सुरंग से पार नहीं कर पाते थे। तो आप विकास का मॉडल समझ सकते हैं कांग्रेस ने 50-60 सालों में क्या किया। 2016 के बाद एक सुरंग नहीं, आज 2 सुरंगें बन गई, 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचने का रास्ता क्लियर किया। मैं अभी आपको बता नहीं, बिल्कुल, और वैसे भी ये तो केंद्र के प्रोजेक्ट हैं, और दूसरी बात यह है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, मिलजुल कर काम चल रहा है, तभी आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और तीसरा ये, क्योंकि समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो क्या विकास नहीं होता उत्तराखंड में? पुष्पेंद्र जी, ये इतनी हास्यास्पद बात है। इन्होंने डाटकारी टनल की बात कही, आपको भी और इनको भी। इन्होंने कहा इन्होंने पढ़ाई नहीं है 7 सिस्टर्स के बारे में, तो फिर मैं बहस कर ही नहीं सकती क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। उसको छोड़ देते हैं 7 सिस्टर्स के स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को, क्योंकि बड़े हम्बलनेस के साथ इन्होंने ये बात कह दी कि मैंने पढ़ाई नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। खैर, जानकारी जुटा लीजिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए कि जो 9 हिमालयी राज्य होते हैं, मतलब कुछ ही तो हिमालयी राज्य हैं इंडिया में, नीचे दक्षिण में तो पूरा नदी नदी है, तो हिमालयी राज्य तो हम थोड़े से हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए रविंद्र जी, कि ये 7 सिस्टर्स क्यों कहा जाता है, क्या स्टेटस इनका केंद्रीय बजट में है, क्या इनको एक्स्ट्रा मिलता है उत्तराखंड से। ये जानकारी एक सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता को होनी चाहिए। पर आपने क्योंकि बहुत ह्यूमिलिटी दिखाई और डाउन टू अर्थ होकर आपने कहा मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं नहीं छेड़ूंगी उस पर, आपको छोड़ दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो डाटकाली का टनल है, जहां आपको ये 4 लेन 2 लेन जो भी बता रहे हैं कि वहां जाम लगा करता था 2016 से पहले, वो हमारे समय की स्वीकृत है, खत्म वो आपके समय पर हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने विकास कार्य किया है। अब ऐसे ही जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, उसका शिलान्यास हमारे उन्होंने किया है सतपाल महाराज ने। सतपाल महाराज तब कांग्रेस में थे 2011-12 में। पूछिए 2011-12 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का जो शिलान्यास था, जो पत्थर रखा गया, जो पूजा हुई, हवन हुआ, कांग्रेस के समय पर हुआ। तो उसका पूरी रिसर्च, उसकी डीपीआर हमने तैयार की। अब वो अगर बनके, अभी तो खैर इतने साल हो गए, 15 साल से भी ज्यादा हो गया उसको शिलान्यास करे हुए, आपकी सरकार आ गई 2014 में केंद्र में, उसके बाद से तो उत्तराखंड जो है ऑलवेज रिसीविंग एंड में है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि जिनको आप अपने खाते में गिना रहे हैं ना, उनको जरा सूझबूझ के साथ गिनाइए अपने खाते में, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो हैं वो कांग्रेस के टाइम पर स्वीकृत और संस्तुति हुई है। तो ऐसे में अपनी ही किरकिरी और अपना ही मजाक आप उड़ाते हैं जब चैनल पर बैठकर आप कहते हैं कि डाटकाली पर देखिए कितना क्लियर हो गया सारा ट्रैफिक। वो गरिमा दसौनी की सरकार का काम है।
फिर अभी अगर रेल दौड़ेगी यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ों में तो वो गरिमा दसौनी की सरकार की दूरदर्शिता है। तो कई चीजें, और आपने कहा कि हाँ हम नाम बदलेंगे, सीना ठोक के बदलेंगे और क्रांतिकारियों के नाम पर रखेंगे। हम तो यही कह रहे हैं, उत्तराखंड के क्रांतिकारी क्यों भूल गए आप? एक नाम मुझे बताइए ना जो आपने उत्तराखंड की गौरा देवी को याद किया हो, सुंदरलाल बहुगुणा को याद किया हो। हाल परसों बीते रोज यहाँ सोनम वांगचुक आए और वो कहने लगे मेरे गुरु हैं ये सुंदरलाल बहुगुणा। मतलब आप सोचिए, इतनी दूर से चलकर, नॉर्थ ईस्ट से चलकर कोई बंदा आ रहा है और वो सुंदरलाल बहुगुणा को अपना गुरु कह रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार अपने ही इतिहास पुरुषों को जो है बर्फ की सीढ़ी में लगाने में लगी है और जमीन के नीचे जमींदोज करने में लगी है। तो कहीं ना कहीं नाम आपने बदले। मैंने तो कहा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है? रूलिंग पार्टी आप हैं, आप बदलिए, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन नाम कम से कम हमारे उत्तराखंड रविंदर जी तो जवाब दीजिए। पुरुष हैं, महिलाएं हैं, हमारे 40 तो लोग शहादत दे चुके हैं इस राज्य को पाने। ठीक है गरिमा जी, जवाब ले लेते हैं। बेलमती चौहान जी वगैरह हैं, उनको क्यों नहीं आपने नाम पर रखा? गरिमा जी ने बड़ी चालाकी से अपने कहे हुए जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके नामों पर रख देते। जिसमें शुरुआत की थी उसने कहा बच्चा खुद कर नहीं सकते, करे हुए पैदा किए हुए को दूसरे के को अपना नाम रख लेते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ। देखिए, बड़ी चालाकी से मेरी बहन गरिमा ने जिस प्रकार से, एक तो मेरे इंटरप्रिटेशन को गलत कर दिया। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, मैंने जितना पढ़ा है मणिपुर के बारे में मैं उतना बता सकता हूँ, लेकिन मैं इस प्रदेश का रहने वाला हूँ, इस प्रदेश के बारे में चर्चा करूंगा। पिछले 2-3 साल से गए नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो लग रहा है मैं आपके बीच में लोगों को पता है मणिपुर हमारी। ठीक है गरिमा जी सुन लीजिए एक बार। झूठ बोल रहे थे बैठे हुए चैनल पे, तो गरिमा बहन सुन लीजिए, गरिमा जी सुन लीजिए। जानकारी है रविंद्र भाई, ये तो बता दो मणिपुर प्रकार से आज विकास हुआ है, अभिन्न हिस्सा है या नहीं? मैं छोटी सी बात बता के बता, प्रधानमंत्री आज तक क्यों नहीं गए? किस प्रकार से कार्य होता है इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूँ। पिछले 2-2.5 सालों से इतने सारे लोग जो है बेघर हो गए हैं। सरकार रहते हुए 10 साल 2000 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक इनकी सरकार थी, लेकिन गरीब बोनस को लेने का इनके पास पूरा अधिकार था। केंद्र से जाते हैं उस समय तिवारी जी की सरकार थी, उसके बाद रईस रावत की सरकार थी। ये चाहते तो ले सकते, इन्होंने तो काम ये किया अटल जी द्वारा जो विशेष पैकेज यहाँ पे दिया था, उसको भी 2004 के बाद मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सोनिया गांधी के द्वारा चलाई गई सरकार को बंद कर दिया गया। तो ये ना कहिए कि आपने कुछ किया, आपने नहीं बंद किया, वो तो जनता है, वो तो अर्श पे भी पहुंचाना जानती है, फर्श पे भी। जब जनता आपको पहुंचेगी तो आपका तो नामो निशान पता नहीं चलेगा। 2014 के बाद जिस तरह की अराजकता और गुंडागर्दी आपके नेता कर रहे हैं आज उत्तराखंड के अंदर, यदि भर्ती घोटाले हो रहे तो भाजपा, यदि बलात्कार हो रहे तो भाजपा। अभी हाल ही में फिर एक एक करके बच्चे को अपना बच्चा बताया कि नाम रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनता देख रही, जनता समझदार है, जनता समझ रही कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो है आपके वहाँ किसान सम्मान निधि का भ्रष्टाचार हो जाता है, अपने शासन आपके वहाँ काल सड़क का में पैसा सिवाय अनुदान देके अपनी जेब में डालने का काम किया है। माननीय राजीव गांधी जी ने, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खड़े होकर लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम 1 रुपया देते हैं, आपके प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से क्या कहा था? लेकिन हम समझ सकते हैं उस अनुदान को, उस पैकेज को किस प्रकार से किसाने लगाने का काम आपकी सरकारों द्वारा आपके सांसदों ने गाँव गोद दिए सब थे, आपने देखा। लाल किले की प्राचीर से कहा था ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर को घर मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, एक एक करके हमारे वहाँ चिन्हित ठीक हो है। गए 3,000 अच्छा रविंदर जी, यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं, तो क्योंकि उत्तराखंड का विकास करना तो जरूरी है, लेकिन जो युवाओं के लिए रोजगार की बात है उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि अभी जो कल सीएम धामी की तरफ से निर्देश दिया गया कि भैया जितनी भी नगर पंचायत है, नगर निगम है, और वहां पर अगर कोई युवा स्वरोजगार करना चाहता है तो स्वरोजगार खुलवाने में सरकार पूरी मदद करेगी। ठीक है, बेशक वो सैलून हो या फिर ब्यूटी पार्लर हो, उनके जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके लिए सरकार आर्थिक मदद देगी। लेकिन आपको लगता है कि पार्लर और सैलून से युवाओं का विकास हो सकता है? करते हैं योजना की घोषणा, देखिए बिल्कुल भाजपा के युवाओं के लिए करते हैं। युवा उस युवा को ना समझिएगा, युवा तो हर वर्ग का है, जिसके पास टेक्निकल हुनर है या जिसके पास डिग्री, तो उन दोनों को आप युवाओं को आप अलग नहीं कर सकते। आप डिग्री वाले को नौकरी चाहिए, चाहे प्राइवेट में चाहिए, चाहे सरकारी में चाहिए, और टेक्निकल जिसके पास है, अपनी टेक्निकल वाले जिसने अपने हुनर से, उस्ताद हुनर से हुनर सीखा है, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसके रोजगार को अवसर देने के लिए किस प्रकार से उसकी सहायता कर सकते हैं, ये काम भी सरकार को देखने का। तो ऐसा ना कहिए, एक बहुत बड़ी भूमिका है इस प्रकार के लोगों की, चाहे छोटा दुकानदार चलाने वाला हो, चाहे
बाल काटने वाला हो, चाहे प्रेस करने वाला हो, चाहे छोटी किराने की दुकान चलाने वाला हो, चाहे जूस बेचने वाला हो, चाहे पंचर स्कूटर का, मोटरसाइकिल का लगाने वाला, तो ये भी एक हुनर में आता है। अगर वो एक युवा अपने रोजगार को स्वयं करना चाहता है, उसको लेकर सरकार उसकी कैसे सहायता कर सकती है? उसको लेकर अगर सरकार काम करती है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का काम कोई करने में गुनाह है। मैं आपको अपना ही उदाहरण दूं, मैं एक बहुत साधारण सा व्यापारी काम करने वाला हूं। मैं स्कूटर मोटरसाइकिल में पंचर की मेरी दुकान है ट्रांसपोर्ट नगर में। मैं 5-6 जनों को रोजगार देता हूं, स्वयं अपने हाथों से लगाया बहुत वर्षों से। आज मैं अपना कारोबार कर रहा हूं टायर का। तो आप ये बताइए, उसके बाद मुझे अगर सरकार कोई सहायता करने के लिए, कोई मशीन लगाने के लिए या केंद्र सरकार द्वारा योजना कराती है, तो अगर मैं रोजगार बढ़ाता हूं और 2 लड़कों को और रोजगार देता हूं, तो इसमें क्या बुराई है? तो ये जिस प्रकार से काम अगर सरकार कर रही है। और दूसरा, एक अभी हिमाचल की बात कही थी, आज हिमाचल बहुत समय पहले हमारे से पहले स्वयं राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया था। हमें तो 25 साल हुए। आज उससे ज्यादा बजट है हमारे पास, आज उससे ज्यादा हमारा घाटा है बजट का, आज उससे ज्यादा हमारी। ठीक है, गरिमा जी लास्ट कमेंट, ठीक है गरिमा जी लास्ट कमेंट कर दीजिए। करोड़ रुपया आया, मैं तो बजट की कहीं कमी बता ही नहीं रही हूँ। यहाँ स्मार्ट सिटी पता है आपको, इकलौता शहर उत्तराखंड का देहरादून, उसके 6 वार्ड छाटे गए कि स्मार्ट सिटी देहरादून बनेगी। 1600 करोड़ रुपया आया, ऊपर मंत्री से लेकर संतरी तक, अधिकारियों से लेकर सारे इनके छुड़भैया नेता तक सब डकार गए उस पैसे को। आज आप उत्तराखंड आइए, देहरादून आइए, आपको स्मार्ट सिटी का स नहीं मिलेगा। तो मैंने तो बजट की कमी है कभी कहा ही नहीं। बिल्कुल, बजट तो खूब आ रहा है, लेकिन बजट यूटिलाइज नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। वो रविंद्र जी भी जानते हैं, अगर ये देहरादून में रहते हैं और पंक्चर की दुकान है कह रहे हैं मेरी, तो फिर इनको पता होगा कि कितना सुंदर बन गया है देहरादून। ना सड़क में गड्ढे हैं, यहाँ क्या चमचमाता हुआ शहर है। शाम को निकलो तो ऐसा लगता है हम सिंगापुर में आ गए। क्यों ठीक है रविंद्र भाई? ठीक है, समय कम है। गरिमा जी और रविंद्र जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लेकिन आज नीति आयोग की बैठक हुई और नीति आयोग की बैठक से उत्तराखंड को क्या कुछ उम्मीदें हैं, उस पर भी सीएम धामी काम करने से लगे हुए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।